तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपॉडक्रिप्टेंस का एक और एपिसोड। पिछला एपिसोड काफी कमाल का था, मुझे पता है सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। पिछले एपिसोड के एंड तो मैं बुरी तरह थक चुका था, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन इस एपिसोड में बताओ वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे कमेंट्स करो, उस वीडियो के जो कमेंट बचे हुए थे वो भी यहाँ पर करके जाना। पागल है, कैसी बात नहीं कर रहा भाई। मुझे बताना पिछला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है, और क्या इस तरह के बड़े एपिसोड मुझे अक्सर ही लेके आने चाहिए। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड तक देखा था, जो एंड्रयू है उसको ये भैंसा अपने सर के ऊपर उठाकर वहां जा चुका है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद से वो क्रेमो सिटी की तरफ आ रहा है उसको बचाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसको अपने साथ में लेकर उसको किडनैप करके वहां से भाग चुका है। सबके सभी सब करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाता। ऑब्वियस सी बात है, डामेन और एनी ये दो ही थे जो कि कुछ कर सकते थे, और दोनों की हालत बुरी तरह से खराब थी। और इसके अलावा वो शिप जिससे वो उनका पीछा कर सकते थे, वो शिप भी बुरी तरह टूटी पड़ी थी। तो बिल्कुल भी उनके पीछे जा पाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सबके सब बस उस भैंसे को वहां जाते हुए देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर वो पता लगा है, एंड्रयू ने उनको पहले मना कर दिया था कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर ये कुछ करने के लायक होते भी तो भी कुछ करते नहीं, क्योंकि एंड्रयू पहले मना कर चुका है। अब इसके बाद में लगभग 6 दिन बीत चुके होते हैं, मतलब एक हफ्ता। डामेन की हेल्थ इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि 5 दिन एंड्रयू ने कहा था और अब 6 दिन हो गए, मतलब एक दिन ऊपर। अभी इस समय उसको कैद कर लिया गया है एक जनरल मेन सिटी से। मतलब एंड्रयू के फादर ने एक जनरल को इस जगह भेजा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंड्रयू एक प्रिंस है और प्रिंस को किडनैप कर लिया गया। यही बात सबको पता चली है, और इसी वजह से डामेन को पकड़ लिया गया है, क्योंकि डामेन सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसकी जिम्मेदारी बनती है एंड्रयू किसी भी तरह सेफ रहे, और इसने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया नहीं, तो जनरल और सबके सब इसके बंदूक तान चुके हैं। अभी इस समय जो जनरल डामेन के सामने बैठा हुआ है ये बहुत ज्यादा ऊंचे रैंक का है। मतलब ये समझ सकते हैं अभी इस समय क्रेमो सिटी के अंदर है, लेकिन इसकी वैल्यू क्रेमो सिटी के मेयर से भी ज्यादा है। मतलब ये चाहे तो एक झटके में क्रेमो सिटी के मेयर को लात मार सकता है, और वो मेयर कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। और अब इसके बाद में जनरल गुस्सा करना शुरू करता है। वो बताता है उसको सिटी के अंदर आए हुए एक दिन हो चुका है, मतलब उसके पास पहले खबर पहुंची और 2 दिन का सफर तय करके वो इस जगह पर आया। तो इस सब के अंदर टाइम तो लगता ही है। अभी एक दिन हो गया सिटी के अंदर आए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने डामेन को या फिर इस सिटी के मेयर को कुछ खास हरकतें करते हुए नहीं देखा। उनमें से कोई भी एंड्रयू को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, और इसी बात से जनरल बहुत चिड़ा हुआ है। वो सवाल करने लगता है कि क्यों डामेन और बाकी सब एंड्रयू को ढूंढने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। असल में जनरल को ऐसा लगता है जो डामेन है उसी की वजह से एंड्रयू किडनैप हुआ है। असल में डामेन ने एंड्रयू को किडनैप करवाया है, और इसी वजह से ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मोस्टर का शायद से इन्होंने बहाना बनाया है, या फिर शायद से मोस्टर भी इनके कंट्रोल में था। मोस्टर ने इनके कहने पर एंड्रयू किडनैप किया है। वैसे देखा जाए तो एक ऐसा पर्सन जिसने इस पूरे इंसिडेंट को अपने आंखों से नहीं देखा है, तो उसके हिसाब से ये सब कुछ सोचना एकदम ठीक है, क्योंकि एंड्रयू इस सिटी के अंदर इस सिटी की सबसे सेफ लोकेशन पे था। इसके बावजूद भी वो किडनैप हो गया। मतलब सिटी की गलती है, सिटी के मेयर की और उन सारे लोगों की गलती है जो कि उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। वैसे इसके अलावा इस जनरल के पास में डामेन और इस मेयर के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कुछ और कारण भी है, और उनमें से एक कारण यह है जिस बंदे ने उस भैंसे को खरीदा था वो भी सबके साथ शामिल हो सकता है, लेकिन वो बंदा अभी तक पकड़ में नहीं आया है। देखा जाए तो मेन कोस्ट तो वही है, उसी ने मोस्टर को गुस्सा दिलाया था। तो किसी तरीके से इन लोगों को उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको भी नहीं पकड़ा है, जो कि इनका एक और गुनाह है। गलतियों की इन पूरी लिस्ट के जवाब में डामेन बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है जब वो मोस्टर एंड्रयू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पर हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम सब में से किसी ने भी उस मोस्टर से फाइट करने की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की होगी। हम सभी की बॉडी के ऊपर जो चोटें लगी हुई है ये सब कुछ बेकार की चोटें हैं, और हम में से काफी सारे लोग जो कि उस शिप के ऊपर मारे गए वो सबके सब बेकार मारे गए। वो सब एक नाटक है। हम चाहते थे वो मोस्टर एंड्रयू किडनैप करके वहां चला जाए। डामेन की बातों को सुनने के बाद में जनरल कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सच कह दिया, मैंने खुद से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम इस बात को कह रहे हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं, और जितने भी सबूत हमें तक मिले हैं वो सबके सब भी इसी तरह अंदेशा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास में एक अच्छा मौका हो सकता है अपने आप को बचाने का, अपने आप को और साथ में सभी लोगों को बचाने का। हम तुम्हारे सामने दया दिखा सकते हैं। डामेन कहता है, पहले ये बताओ सबका मतलब यहाँ पर क्या है, किन किन को तुमने पकड़ा है, और दया से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर जनरल बताने लगता है, यहाँ पर सबसे मतलब है वो सभी लोग जिनके ऊपर एंड्रयू की सेफ्टी की जिम्मेदारी थी। मतलब तुम, इस सिटी का मेयर, और वो सारे लोग जो कि उस शिप के ऊपर थे, सबको पकड़ लिया गया है और सबको सजा मिलने वाली है। और यहाँ पर दया से मतलब है तुम सभी की मौत आसान हो जाएगी अगर तुम सभी ने जानकारी दे दी तो। मौत तो पक्की तरह मिलने वाली है, लेकिन एक आसान मौत। लेकिन वहीं तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो मौत इतनी दर्दनाक होगी कि मौत के आधे रास्ते में तुम सभी का मन करने लगेगा कि ये मौत जल्दी आ जाए, लेकिन वो मौत जल्दी आएगी नहीं, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। वैसे पता है इस सीरीज का मेन कमाल का सीन अब दिखने वाला है। डामेन वामेन होंगे मेन कैरेक्टर, लेकिन सबसे ताकतवर कौन है वो अब दिखाई देगा। इस जनरल की अपनी बात पूरी करने के साथ में 3-4 बंदे इस जगह पर आते हैं जो कि डामेन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। असल में डामेन को टॉर्चर किया जा रहा है, और फिर उसके बाद में एंड में उसको एक पिंजरे की तरफ फेंक दिया जाता है। ज्यादा घाव उसकी बॉडी पे दिखाई नहीं दे रहे। अभी इस समय उसको हवा में उठा दिया जाता है, और इस समय 3-4 पिंजरे और है जो कि इसी तरह से हवा में लटके हुए हैं, और इनमें से एक पिंजरे के अंदर है मेयर, दूसरे पिंजरे के अंदर है एनी,
और बाकी सारे पिंजरों के अंदर भी ऐसे ही काफी सारे लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि उस समय उस शिप के अंदर थे और जिनका जिम्मेदारी थी एंड्रयू को प्रोटेक्ट करने की। मतलब देख रहे हो यहाँ पर कितना कमाल का सीन हो चुका है। एक सेकंड के अंदर एंड्रयू के जितने भी चाहने वाले थे वो सबके सब मर जाएंगे। इन लोगों ने एंड्रयू को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी जान लगा दी और अब सच में इनकी जान जाने वाली है। वैसे ये मौत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली। जैसा कि जनरल ने कहा था मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होगी, वो बिल्कुल अपने वादों को निभाने वाला है। इस समय नीचे की तरफ काफी लकड़ियां उस जगह पर लाई जाती है, इन सभी को जिंदा जलाने वाला है। सबसे खतरनाक बात यह है ये लोग इस समय लोहे के पिंजरे में हैं, जो कि ठीक इस आग के ऊपर होने वाले हैं। मतलब जलने से पहले इनका पिंजरा बुरी तरह से गर्म हो चुका होगा, इनके से भागने की कोई जगह नहीं होगी और हर तरह से गर्म पिंजरों के अंदर इनकी बुरी तरह मौत होगी। यहाँ पर इन लोगों ने पूरी तरह से बता दिया है ये पुराना समय जब पर मौत का मतलब मौत नहीं होता, जितना खतरनाक कांड उतनी खतरनाक तरीके से मौत। मतलब मौत तो डिसाइड कर रखी है और फिर उसके बाद में अलग से डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मारा जाएगा और कितनी देर लगेगी मरने में। वैसे यहाँ पर यह बात तो पूरी तरह से ऑब्वियस है, डामेन ने पूरी कोशिश की थी एंड्रयू को बचाने के लिए और अभी इस समय उसको ये मौत बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। वो यहाँ पर उस जनरल से बात करने की कोशिश करता है कि क्या कुछ हो सकता है, उसे किसी तरीके से एंड्रयू को ढूंढने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर इन लोग को मारने के तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा ये सभी लोग जाकर एंड्रयू को ढूंढने की कोशिश करें। और जनरल इस पे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो, क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, क्या तुम हमें बताओगे कि एंड्रयू किस जगह पर तुमने कैद किया है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी मौत को आसान बनाने का। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो इसके बदले में तुम्हारे पिंजरे को सीधे इस आग के अंदर गिरा दिया जाएगा, तुम्हें मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मौत आसान हो जाएगी। तो क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। ये कहते हुए ये जनरल हंस रहा होता है। मतलब अभी इस समय ये किसी को मारने वाला है और इस समय भी इसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल है। ये बात डामिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डामिन ने फाइनली अपनी आवाज तेज कर दिया। वो चिल्ला के कहता है अगर तुम लोग इसी तरीके से क्राउन प्रिंस को ढूंढते रहोगे तो वो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। सुना तुमने, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जनरल सुन के चिल्लाता है क्या कह रहे हो तुम, जरा दोबारा कहना। और अब इसके बाद में डामेन ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। वो उस पिंजरे की उन सलाखों को पकड़ता है, शायद से उन पावर को एक्टिवेट करके इन सलाखों को पिघलाने की या फिर तोड़ने की कोशिश करने वाला है। उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है, बस किसी भी तरीके से यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है और चाहे इसके बदले में कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तक जितना भी शिष्टाचार था वो सारा शिष्टाचार वो खत्म करके अपनी असली ताकत यहाँ पर सबको दिखाने वाला है। वैसे यहाँ पर किसी को भी डामेन के असली पर पता नहीं है, तो जनरल केवल अपने काम के ऊपर फोकस करता है, अपने लोगों से कहने लगता है आगे की तरफ बढ़ो, आग लगा दो। सिपाही बिल्कुल वैसे करते हैं, मशाल को उन लकड़ियों की तरफ बढ़ाया जा रहा है और इस समय तक डामेन पूरी तरह तैयार है उन सलाखों को तोड़ने के लिए। किसी भी से उस सलाखों को तोड़ सकता है, यानी कि इसका मतलब साफ है एंड्रयू के लौट के आने का एकदम परफेक्ट टाइम हो चुका है। अगर वो ज्यादा देर लगा देगा तो यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है। डामेन जरूर से इन सभी लोग खत्म कर देगा, जाके काफी सारे लोग उसके हाथों से मारे जाने वाले हैं। उस भैंसे ने जितने लोग को मारा था उससे ज्यादा लोग डामेन के हाथों से मारे जाएंगे, क्योंकि डामेन में दिमाग है, उसको पता है इंसानों को मारना है, दीवारों के टक्करें नहीं मारनी। एक बहुत ही भयानक फाइट जस्ट अभी शुरू होने वाली है, लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है, कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में ये एक घुराने की आवाज है, एक भैंसे की घुराने की आवाज जो कि उछलते हुए जगह पहुंच जाता है और इस भैंसे के ऊपर है लचिल एंड्रयू मैग्नाटो, इन लोगों का क्राउन प्रिंस। वो खुद से इस जगह पर लौट आ चुका है और वो यहाँ पर आने के साथ में सीधे डामेन के पिंजरे को पकड़ लेता है। अभी इस समय ये जनरल लगातार इस मॉन्स्टर को अपने सामने देख रहा होता है। एक कितना बड़ा मॉन्स्टर उस जगह पर आ चुका है और साथ में एंड्रयू भी इस जगह मौजूद है। एंड्रयू इनसे सवाल करने लगता है यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, तुम लोगों ने मेरे साथियों को इस तरह से इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है। और जनरल का मुंह अब पूरी तरह उतर जाता है, शेर को सवा शेर मिल चुका है। अब तक यहाँ पर ये जनरल सबसे ज्यादा ऊंची पोस्ट में था, लेकिन अब एंड्रयू आ चुका है जो कि इसको भी डांट सकता है। वैसे यहाँ से मेन सीन तो अब आने वाले हैं, एंड्रयू किस तरह से जगह पहुंचा। हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, एक आइलैंड के ऊपर एंड्रयू इस समय अपनी नींद से जगा होता है। लगभग 6 दिन बीत चुके हैं जब वो नींद से जागता है। वो एक बिस्तर के ऊपर है, पत्तों का बिस्तर, और सामने की तरफ एक भैंसा उस जगह पर होता है जो कि लगातार उसके उठने का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है और इसी स्माइल का मतलब पूरी तरह साफ है, वो भैंसा अब एंड्रयू को पसंद करने लगा है। अब एंड्रयू को उससे किसी तरह खतरा नहीं है, ये बात उसको समझ में भी आती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है, इनको यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जाना है। असल में ये भैंसा एंड्रयू को बहुत ज्यादा दूर लेके आ चुका है, पूरा एक समुद्र क्रॉस करके लेके आया है, तो यहाँ से दोबारा से लौट के जाने में काफी लंबा टाइम लगेगा। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो भैंसा है इसकी बॉडी के ऊपर जो एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज किया गया था वो ज्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट नहीं करने वाली। कुछ टाइम के बाद में ये दोबारा से अपनी बॉडी को दर्द करना शुरू कर देगा, इसकी बॉडी बुरी दुखने लगेगी और शायद से ये वैसे ही पागल दोबारा हो सकता है। वैसे इस समय एंड्रयू बिल्कुल भी इस बंदे की चिंता नहीं कर रहा, इस भैंसे की चिंता नहीं कर रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, उसके पास में एक लेजेंडरी भैंसा आ चुका है, वो इस सिटी के अंदर इस भैंसे के लिए आया था और अब फाइनली उसके पास में यह है। सबसे कमाल की बात यह है, उसको इस भैंसे को हासिल करने के लिए बिल्कुल पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। ये भैंसा अपने आप ही एंड्रयू को पीछा करना शुरू कर चुका है, दोनों में दोस्ती हो चुकी है। दोस्ती केवल वन साइडेड है, एंड्रयू साथ में क्या करेगा वो तो ये भैंसा जानता ही नहीं है। इसके बाद में ये लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहां पर एंड्रयू इस भैंसे को बताने लगता है कि तुम्हारी हालत दोबारा से खराब हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो भैंसा मुंह मुंह करके कुछ कहने लगता है, एंड्रयू को समझ में नहीं आता। उसे वो समझ में आता है कि हाँ मतलब ये भैंसा हाँ कह चुका है, एंड्रयू को उसकी मदद करनी पड़ेगी। बस एक कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पर कुछ खास इक्विपमेंट नहीं है। अगर ये लोग क्रेमो सिटी के अंदर होते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन बिना इक्विपमेंट के इस भैंसे का इलाज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर इसी भैंसे की बॉडी का यूज करता है,
मतलब वो बताने लगता है कि इन जगहों पर तुम्हें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। असल में एंड्रयू जब इस मॉन्स्टर की बॉडी को टच करता है उसे पता चलता है इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर कुछ चीज है जो कि बुरी तरह से फंस चुकी है और वो उसकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है। उस चीज को बाहर निकाल दिया गया तो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और अब इसके बाद में इलाज शुरू हो चुका है। एंड्रयू ने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया है कि इस जगह मुक्का मारना है। असल में इस मॉन्स्टर का पेट है, मॉन्स्टर बिल्कुल वैसे करता है, वो खुद के हाथ से खुद के पेट पे रख के मुक्का मार देता है, जिसका मतलब साफ है उसको एंड्रयू के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, उसको यकीन है इस तरीके से वो ठीक हो सकता है। मुक्का मारने के बाद उसको लगने लगता है ये क्या तरीका है, जिस तरह से वो ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे उल्टी होती है एक अजीब चीज उसके पेट से बाहर निकलती है और ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। असल में ये एक एस रैंक का इक्विपमेंट है जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकला है, एक पिरामिड टाइप का इक्विपमेंट। नॉर्मली ये केवल 5 सेंटीमीटर का होता है लेकिन इसका साइज 20 सेंटीमीटर है, लेकिन असल में देखा जाए तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि जो पिछली बार देखा गया था उसका साइज तो कई किलोमीटर का था, एक सिटी के बराबर था वो। वैसे भी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन शायद से मुझे ऐसा लगता है जो लियोन फ्रंटियर के पास वो बड़ा सा कंप्यूटर था, बड़ा सा पिरामिड जिसे जो चाहे सवाल पूछ सकते थे, ये शायद से वही चीज है, उसका एक मिनी मॉडल। अगर सच में ये वही चीज है तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज सीरीज के अंदर आगे होने वाली है, या फिर शायद से ये कुछ और भी निकल सकता है। अभी फिलहाल केवल इतना पता है ये एक एस रैंक का इक्विपमेंट है जो कि अब एंड्रयू के पास में है। मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर मॉन्स्टर को परेशान कर रहा था, लेकिन एंड्रयू के पास में काफी ज्यादा काम का होने वाला है। अब इसके बाद सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंड्रयू को इस समय अपनी खुद की सिटी तक पहुंचना है। उसने अपने लोगों से कहा था उसको 5 दिन लगेंगे, लेकिन 6 दिन तो अभी हो चुके हैं। अभी ये वैसे भी 1 दिन लेट है, अभी और टाइम लगेगा इनको अपनी सिटी तक पहुंचने के लिए। मोस्टली सिटी के थोड़ा बहुत राजी नहीं होता क्योंकि उसको दोबारा से उस क्रेमो सिटी के अंदर नहीं जाना। वापस में पहले भी कवच तक बुरा हुआ है, वो 1 महीने तक उस सिटी के अंदर कैद में रहा था, वो दोबारा से उस सिटी में नहीं जाना चाहता। लेकिन एंड्रयू उसको वादा करता है अगर वो एंड्रयू के साथ में उस सिटी के अंदर जाएगा तो वहां पर कोई भी उसको परेशान नहीं कर पाएगा। और अब इसी के साथ में इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया है। एंड्रयू दोबारा से इस भैंसे के सर के ऊपर चढ़ चुका है और ये लोग दोबारा सिटी क्रेमो की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक लंबा सफर होने वाला है। ये लोग पूरी रात ट्रेवल करते रहते हैं और इसी तरीके से सिटी क्रेमो के अंदर पहुंच जाते हैं। एकदम एंड टाइम पर इस जगह पहुंचे हैं जहां पर डामेन कुछ सेकंड के अंदर इन लोगों के बीच में मार्केट शुरू करने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर एंड्रयू इस जगह पहुंच गया। सारी मार्केट रुक चुकी है और एंड्रयू ने यहाँ पर आगे सबको बता दिया है कि अभी इस समय वो अपने लोगों के साथ में खड़ा हुआ है और कोई भी जनरल जो कि उसके फादर ने इस जगह भेजा है वो यहाँ पर आकर उसके लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता। वैसे आप कुछ कमाल के सीन होने वाले हैं। एंड्रयू इस समय इस जनरल को बुरी तरह से लतेड़ रहा होता है। वो नीचे उतरता है उस भैंसे के ऊपर से, उस जनरल को सामने बुलाने लगता है और उसके पास में जाकर बताने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोग को इस तरीके से पिंजरे बंद करने की। लेकिन इस टाइम तक जनरल पूरी तरह से रेडी हो चुका है, उसको पता है क्या लेने बोलनी है। वो प्रिंस से कहने लगता है तुम हो कौन, और यहीं से चीजें रिवर्स हो चुकी है। एंड्रयू कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूं लचिल एंड्रयू मैग्नाटो, क्राउन प्रिंस, जिसको ढूंढने के लिए तुम लोग इस जगह पर आए थे और जिसकी वजह से तुम इन सारे लोग को इस तरह से पिंजरे बंद करके मारने वाले हो। इस पर जनरल कहता है अच्छा तो तुम लचिल एंड्रयू मैग्नाटो हो, हम ये बात मान कैसे लें, क्या तुम सच में वही हो, क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि तुम किडनैप हो चुके हो। तुम्हारी जगह पर कोई भी इस जगह पर आ सकता है तुम्हारा रूप लेकर, मुझे नहीं लगता कि तुम असली क्राउन प्रिंस हो, तुम कोई नकली भी हो सकते हो। जनरल इस समय एक बड़ा गेम खेल रहा है तो एंड्रयू इसके जवाब में बोलता है मुझे तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, जहां पर मेरे कब से लोग हैं मैं उन लोगों को प्रूफ करूंगा कि मैं कौन हूं। डामेन तुमने उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, मैंने चित्र देखा था, तुमने अपना पूरा जोर लगा दिया था इस भैंसे से मुझको बचाने के लिए। उस भैंसे से तुमने अकेले फाइट की ताकि तुम मुझको बचा सको, तुमने मुझे बाहर भेज दिया और खुद उस रूम के अंदर रुके उस भैंसे से फाइट करने के लिए। मैंने देखा तुमने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा वफादार हो और तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मैं वादा करता हूं किसी भी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा असली क्राउन प्रिंस हूं, तुम्हारा असली लचिल एंड्रयू मैग्नाटो। इसी समय एंड्रयू का भैंसा उन जो पिंजरे को पूरी तरह तोड़ देता है और अब डामेन उसमें से बाहर निकल चुका है और बाहर निकलने के साथ में वो एंड्रयू से कहता है मुझे पूरा यकीन है आप ही है हमारे क्राउन प्रिंस। इसके बाद में एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एंड्रयू एक ही करके हर एक बंदे का नाम लेता है। एनी उसको पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, वो पुष्टि करती है हाँ बिल्कुल आप भी क्राउन प्रिंस है। बाद में एक और नाइट को बाहर निकाला जाता है जिसका नाम सर्जियो है। फिर कुछ और 2 नाइट्स को बाहर निकाला जाता है जिनके भी वो नाम लेता है और वो सब के सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ सच में उनके सामने एक असली क्राउन प्रिंस खड़ा है और इसने जो कुछ बात बताई है वो सब कुछ सच में उस टाइम पर हुई थी जब वो फाइट चल रही थी, तब हम सभी ने इसी तरह से रिएक्ट किया था। और अब इसी के साथ में जो जनरल के साथ में लोग खड़े होते हैं वो इस बात पर विश्वास करने लगते हैं क्या सच में यही क्राउन प्रिंस है। लेकिन जनरल उसके दिमाग में कुछ अजीब सी बातें चल रही होती है, वो भी इस बात को मानना नहीं चाहता। असल में उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सोच के आया था कि एंड्रयू की पहले मौत हो चुकी है, भैंसा जब एंड्रयू को अपने साथ में लेके गया उसी टाइम पर उसको खत्म कर चुका होगा और जहां पर आने के बाद में वो एंड्रयू के लोगों के ऊपर सारे इल्जाम डाल देगा और उन लोगों को भी खत्म कर देगा और इस तरीके से एंड्रयू और उसके साथ जितने भी चाहने वाले थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। वैसे इस समय इस जनरल का ये सब कुछ सोचना थोड़ा बहुत गलत भी है और साथ में सही भी, क्योंकि अगर एंड्रयू की मौत किसी बीमारी से होती तो डॉक्टर को मानना सही था। तो उसी तरीके से अगर
एंड्रयू की मौत उसकी सिक्योरिटी में लापरवाही कारण होती है तो सिक्योरिटी में जितने भी लोग थे उनको मारना भी सही हो जाता है। अब यहाँ से आगे इस सब क्या डिसीजन निकलने वाला है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। पक्के तौर पर एंड्रयू के पक्ष में सब कुछ होने वाला है। एंड्रयू भी इस जगह पर आ चुका है, वो जरूर से इस जनरल को अपनी दल गलाने नहीं देगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।